नमस्कार दोस्तों, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को मार्किंग टेबल और मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक वीडियो पढ़ाया था जिसका शेष आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, टेक्निकल के सभी क्वेश्चन पेपर या किसी भी प्रकार के पेपर के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडिया प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा चाक पाउडर, प्रिशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, लाल सिंदूर। तो दोस्तों, ढलाई की हुई जो फोर्ज जगह होती है वहाँ खुरदुरा होता है, उभरा हुआ सतह होता है, वो सरफेस सही नहीं होता है, तो उस जगह पे हम चाक के पाउडर का प्रयोग करते हैं। चाक का पाउडर वहाँ पर फिनिश जॉब के ऊपर नहीं प्रयोग करते, क्योंकि इससे जॉब के ऊपर जंग लगते हैं। वाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल के घोल में मिलाया जाता है, जिससे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाती है। तो दोस्तों, हम इसके बारे में बता दें कुछ। मार्किंग मीडिया का प्रयोग वाइट वाश जॉब की सतह पर सफ़ेद घोल बनाते हैं और कॉपर सल्फेट को पानी में नीला थोथा का घोल होता है। इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग परिष्कृत सतहों पर किया जाता है। लेआउट डाई के स्याही का रंग द्रव्य पदार्थ जैसे होता है, यह जॉब पर जल्दी सूख जाता है। ब्लैक पॉलिश का प्रयोग मार्किंग मीडिया में नहीं किया जाता है, क्योंकि काले रंग का पॉलिश होने पर के कारण जॉब पर दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कंपन वाशरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कंपन वाशरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्प्रिंग वाशर, मानक वाशर, टेपर्ड स्पूल। तो दोस्तों, स्प्रिंग वाशर का प्रयोग हम कंपन वाले जगहों पे करते हैं। सेंटर पंच का उपयोग बताएं। तो छिद्रों को भरने, छिद्रों का सृजन, छिद्रों का स्थान निर्धारण करने, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। ये छिद्रों का स्थान निर्धारण करने के लिए होता है। सेंटर पंच होता है, यह उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है तथा इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेपरित होती है, जिससे कार्य का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठाकर किया करता है। इसकी नोक का केंद्र 60 डिग्री से 90 तक रखा जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो में बताया था, कहीं कहीं सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री दिखाया जाता है। मार्किंग टेबल को किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन कंक्रीट, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर सी होगा, ग्रेनाइट का बनाया जाता है। अब मार्किंग मीडिया है क्या, मार्किंग टेबल है क्या, हम आपको ये बता रहे हैं। यह मेज फिटिंग शाला के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यह दृढ़ माप की होती है और 4 टांगों पर टिकी होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ मशीन द्वारा समतल बनाया जाता है और किनारे चौरस करके 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। इस मेज का उपयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा मिलती है। दोस्तों, सरफेस गेज, वर्क पीस,
काम करने के लिए ड्राइंग मार्किंग मेज की सतह। तो इसका आंसर दोस्तों सी होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझिए। अंकन चाकू का प्रयोग बताएं। स्टेट द यूज़ ऑफ मार्किंग नाइफ्स। मात्र अंकन के लिए युक्त, अंकन एवं खुरचने हेतु युक्त, मात्र खुरचने युक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंकन चाकू का प्रयोग अंकन एवं खुरचने हेतु करते हैं, जिससे मार्किंग के चिन्ह का कार्य करता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। सेंटर पंच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सेंटर पंच का प्रयोग हम उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। सेंटर पंच उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था। इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेम्परित होती है, जिसमें कार्य में गड्ढा बनाया जा सके। इसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठाकर क्रिया आरंभ करता है। इसकी नोक का केंद्र 60 से 90 तक रखा जाता है। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है? तो दोस्तों हम पहले ऑक्सीएसिटिलीन गैस के बारे में बता देते हैं। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग संलयन वेल्डिंग प्रक्रिया है। यह वेल्डिंग प्रक्रिया है। संलयन वेल्डिंग में वेल्ड होने वाली सतहों की धातु को पिघलाने की आवश्यक अवस्था तक गर्म किया जाता है। आवश्यकता अनुसार फीलर मेटल को भी पिघलाकर उसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार जोड़े जाने वाली सतहों के माध्यम बने वेल्डन पुल की धातु तथा फीलर धातु से प्राप्त धातु को पिघली अवस्था में आपस में मिलाया जाता है। इसके ठंडा होने पर एक मजबूत जोड़ प्राप्त होता है, जिससे फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी डी। इसका आंसर डी होगा। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है? तो दोस्तों सेंटर पंच का बिंदु कोण 90 डिग्री होता है। मोर्टाइज गेज की वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों पहले हम आपको मोर्टाइज गेज बता देते हैं क्या होता है। मोर्टाइज गेज चिन्ह गेज की तरह होती है, परंतु इसमें 2 पिन होती है। एक पिन तने के साथ स्थिर तथा दूसरी इसमें बने खांचे में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यह एक चिन्ह उपकरण है, बी। केंद्र पंच की नोक का कोण सामान्यतः होता है। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो सामान्यतः कितना होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में पिछले एक क्वेश्चन ऐसे आया था जिसमें हमने बताया था। तो सेंटर पंच का कोण सामान्यतः 60 डिग्री से 90 तक होता है। इसके इस्पात की लगभग 100 mm लंबी गोल छड़ के बनाए होते हैं। इसका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा प्रहार के लिए बनाया जाता है। इस पंच का उपयोग सुराख के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा दोस्तों। डाट पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डाट पंच का उपयोग याददाश्त हेतु निशान बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रिलिंग आरंभ करने से पहले पंच किया जाता है, जिससे छिद्र निश्चित स्थान पर बनाया जा सके। तो इसका बी
सही होगा। खुरचने का औजार किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% तक होती है। प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रिक पंच का प्रयोग छोटे चिन्ह बनाने हेतु किया जाता है। यह पंच भी सेंटर पंच की भांति ही होता है, परंतु इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसकी लंबाई लगभग 100 mm होती है। इसका प्रयोग पंचिंग करते समय ही किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही होगा। ये छोटे चिन्ह बनाने हेतु किया जाता है। सीधी रेखा या स्क्राइबर को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से उचित उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको पहले डिवाइडर, प्रोटेक्टर, गुनिया, टेम्पलेट, तो इसका आंसर दोस्तों ए सही होगा, डिवाइडर। तो हम आपको पहले डिवाइडर के बारे में बता रहे हैं। डिवाइडर सीधी रेखा या वक्राकार रेखा को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए विभाजनी उपकरण का प्रयोग करते हैं। विभाजक का मतलब है बांटना या विभक्त करना, इसलिए इस टूल को डिवाइडर कहते हैं। यह दो बिंदुओं को नाप लेने के लिए या दो भागों में मार्किंग करते समय बांटने के लिए, माध्य मालूम करने के लिए, चाप पर व्यास लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। प्लम्ब बाप साहुल का उपयोग बताएं। तो दोस्तों हम बता रहे हैं साहुल क्या है। तो दोस्तों पहले हम आपको साहुल के बारे में बता दें। साहुल यह पीतल या इस्पात के एक लड्डू के आकार का होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है। यह डोरी सामान्यतया एक लकड़ी के पट्टी से पिरोई रहती है। पट्टी की लंबाई लट्टू के अधिकतम व्यास के बराबर होती है। साहुल का उपयोग ऊर्ध्वाधर सतहों की सीधाई की जांच करने के लिए होता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां गुनिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साहुल तथा स्पिरिट लेवल के संयुक्त प्रयोग से समकोण की जांच की जा सकती है। आप लोग देखे होंगे साहुल वो जो गांव में राजमिस्त्री होते हैं उनके पास साहुल मिलता है। किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वर्नियर कैलीपर, डिवाइडर, हेमाफ्रोडाइट कैलीपर, चूड़ी गेज। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो दोस्तों हम आपको हेमाफ्रोडाइट कैलीपर बता रहे हैं। हेमाफ्रोडाइट कैलीपर का प्रयोग समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए किया जाता है। एक कैलीपर रूल की आकृति ठीक नैरो जैसी होती है। इसका प्रयोग कम व्यास के सुराख की गहराई या स्टेप नुमा जाब नापने के लिए होता है। किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन गति की एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रैखिक गति में बदला जाता है? तो दोस्तों वृत्ताकार आरी, कंटूर सा, क्षैतिज बेड आरी, पावर सा। तो इसका होगा दोस्तों पावर सा। एक बड़े व्यास का वृत्त माप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों एक बड़ा वृत्त बनाना है तो बड़ा वृत्त बनाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? ट्रेमल का।
ब्लैकिंग प्रचालन में अपरूपण कोण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें कि ब्लैकिंग होता क्या है। ब्लैकिंग प्रचालन अपूर्ण कोण पंच पर देते हैं। इसे ब्लैकिंग का प्रयोग डाई क्लियरेंस के लिए या पंच कार्बन कोण के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा पंच पर, बी। मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा मिलती है। दोस्तों मार्किंग करते समय सरफेस सतह के द्वारा क्या मिलती है? सरफेस गेज, वर्क पीस, काम करने के लिए ड्राइंग, मार्किंग मेज की सतह। तो इसका आंसर होगा काम करने के लिए ड्राइंग, सी सही होगा। तथा मार्किंग करने से पहले जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना चाहिए। पैटर्न को मापने और चिन्हांकन करने के लिए किस प्रकार के नियमों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम पहले आपको बताते प्लास्टिक रूल, श्रिंक रूल, नैरो रूल, कैलिपर रूल। तो पैटर्न मेकर होते हैं वो नैरो रूल का प्रयोग, श्रिंक रूल का प्रयोग या प्लास्टिक रूल का प्रयोग करते हैं। तो वो श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, बी सही होगा। हम आपको बताते हैं श्रिंक रूल है क्या। इस रूल की आकृति प्लेन रूल जैसी ही होती है, परंतु इसमें ब्रिटिश प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली की मार्किंग से कुछ बड़ा रखा जाता है। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर में ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यह देखा जाता है कि ढलाई होने के पश्चात वह कुछ श्रिंक होती है। इससे ढलाई का कार्य श्रिंक होने पर भी हमें वास्तविक माप में प्राप्त होता है। एक भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आयाम स्थानांतरित करते हेतु, वृत्त निर्मित करने हेतु, सामान्य अभिन्यास वृत्त बनाने हेतु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा। तो आयाम स्थानांतरित करने हेतु भाजक का प्रयोग नहीं किया जाता है, कि भाजक डिवाइडर का प्रयोग किसी लंबाई को बराबर भागों में विभाजित करना, छोटे छोटे सर्किल खींचना आदि एक प्रकार का औजार होता है। ये टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? स्केल, श्रिंक रूल, स्टील रूल, स्टील टेप, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर सी सही होगा, स्टील टेप। तो हम पहले आपको बता दें स्टील टेप होता क्या है। स्टील टेप टेढ़ी मेढ़ी सतहों का जांच कर सकता है। यह लचीला होता है। इस पर फुट का भी निशान अंकित होता है। यह 3/8 इंच चौड़ा तथा 25 से 100 फुट तक लंबा होता है। इस पर इंच के 8वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। श्रिंक रूल प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने ऊपर आपको बताया है, शीट मेटल वर्क में पैटर्न मेकर, स्मिथी के कार्य में डाई मेकर। तो दोस्तों पैटर्न मेकर में इसका प्रयोग किया जाता है। संवेदक प्रमापी की किस में प्रयोग होता है? दो मिलन पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने हेतु, छिद्रों की सटीकता जांचने हेतु, शैफ्ट का व्यास जांचने हेतु, बेलनाकार भागों का व्यास जांचने हेतु। तो दोस्तों इसका होगा ए, दो मिलन पृष्ठ के बीच का अंतर जांचने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट रूल का प्रयोग स्लॉट व ग्रूव का माप लेने के लिए शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें स्टील रूल बनाया जाता है। तो दोस्तों फोर्ज स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय। तो दोस्तों सारे
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेनलेस स्टील या इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। एक मशीन स्थापन में क्रावर, श्रृंखला उत्पादन और रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ये तत्व मशीन को चलाने हेतु पहले स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों ये कथन दिया है, इसको हम बता रहे हैं। इसका आंसर ए होगा। कथन ए और दो दोनों सही हैं और दो एक की सही व्याख्या है। एक रैखिक मापक उपकरण है। इस्पात का पुट्टा, साइन बार, परावटाम, बेवल, चांद। इसका आंसर ए सही होगा। यह इस्पात की 1/2 या 1 mm मोटी पट्टी के रूप में होता है। इसकी कार्यकारी किनारे लंबाई में सीधी तथा समांतर होती है। इस पर mm, सेंटीमीटर अथवा इंचेज या दोनों ही निशान बने होते हैं। इसका अल्पतमांक 1/2 mm या 1/64 इंच होता है। ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर लंबाइयों में उपलब्ध होते हैं। स्क्रैपर धातु के बनाए जाते हैं, तो हमने आपको बताया था स्क्रैपर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इंजीनियर्स स्टील नियम के रीडिंग की शुद्धता बनाई जाती है, परिशुद्धता है। यानी इंजीनियर्स स्टील नियम के रीडिंग परिशुद्धता है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट पूछ रहा है तो 0.5 mm होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।